हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th का जो हमारा इकोनॉमिक्स का पेपर था मिड टर्म का, ये देख लीजिए 23-24 का, उसको आज हम डिस्कस करेंगे। वो भी हिंदी माध्यम में डिस्कस करेंगे और इसमें हम सारे न्यूमेरिकल वाला पोर्शन भी कवर करेंगे। और मैं आपको ये पीडीएफ है और उसका मैं इंपॉर्टेंट जो आंसर्स हैं वो अटैच करके मैं टेलीग्राम ग्रुप पर दे दूंगा, आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। ये वीडियो इसलिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत सारी सहायता मिलेगी और आपको पता चलेगा कि हमें किस क्वेश्चन का आंसर कैसे करना था। नॉर्मली आपको पता होगा पेपर हमारा दो सेक्शन में डिवाइड रहता है। पहला सेक्शन समष्टि अर्थशास्त्र, दूसरा भारतीय अर्थव्यवस्था। ठीक है, तो पहला हम सेक्शन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सम विच्छेद बिंदु के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो ये चार कथन दिए गए हैं, तो सम विच्छेद बिंदु के संदर्भ में कौन सा कथन सही है हमसे पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी, इस बिंदु पर बचत शून्य के बराबर होता है। तो ये हमारा क्वेश्चन करेक्ट रहने वाला ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये हमारे चैप्टर नंबर 3 आय और रोजगार निर्धारण से क्वेश्चन उठाया गया है। सेकंड क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा साधन का भुगतान नहीं है। रक्षा कर्मियों को लिए मिलने वाला मुफ्त भोजन, सांसद सदस्यों को वेतन जो मिल रहा है, किराया और छात्रवृत्ति। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर रहने वाला है। तो भुगतान नहीं है, आप ये पहले समझिएगा। जब हम कोई काम करेंगे उसके बदले में भुगतान मिलेगा तो भुगतान कहलाएगा। ठीक है, लेकिन जो छात्रवृत्ति हम पढ़ने जा रहे हैं, तो हम कोई चीज़ मेहनत करने जा रहे हैं जो हमें भुगतान मिलेगा। हम पढ़ने जा रहे हैं, वो हमें सहायता दी जाती है छात्रवृत्ति, तो ये भुगतान में नहीं आएगी। लेकिन किराया ये भुगतान में। आप किसी भी कमरे में रह रहे हैं, आज आप जिस कमरे में रह रहे हैं उसका आप किराया देते हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, भुगतान कर रहे हैं। जो सांसद हैं उनको वेतन मिल रहा है, तो क्या उनका भुगतान हो रहा है। ठीक है, और जो रक्षा कर्मी हैं उनको भोजन मिल रहा है, वो क्या कर रहे हैं, सेवा प्रदान कर रहे हैं, तो उन्हें भोजन कराया जा रहा है, तो क्या भुगतान है। लेकिन ऑप्शन नंबर डी भुगतान नहीं है, हमारा करेक्ट आंसर रहने वाला है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्यवसायिक बैंक द्वारा दिया गया ऋण मुद्रा पूर्ति के डैश को करते हैं। पहले समझिएगा, व्यवसायिक बैंक, आपका इस समय जिस बैंक में अकाउंट है वह क्या है, व्यवसायिक बैंक है। आप 12th क्लास में हैं और 12th क्लास में जो स्कॉलरशिप मिलेगी आपने एडमिशन के वक्त, जो बैंक अकाउंट आपने एप्लीकेशन फॉर्म में फिल किया है, वो आपका व्यवसायिक बैंक है। और उसके द्वारा क्या दिया गया है, ऋण, जो मुद्रा पूर्ति में क्या किया जाएगा, तो वह वृद्धि करेगा। ठीक है, अगर जो बैंक है वह बहुत सारी ऋण दे रही है, ऋण मतलब पैसे दे रही है सबको उधार, तो लोन दे रही है, तो क्या करेगी, मुद्रा पूर्ति होगी। ठीक है, तो इसमें क्या भरेंगे आप, वृद्धि। फोर्थ क्वेश्चन है, दिए गए कथनों को ध्यान से पढ़ें और फिर विकल्प चुनें। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ है हमारा, कथन फर्स्ट है, एमपीसी एवं एमपीएस मान 0 से 1 के बीच होता है। दूसरा कथन, एमपीसी और एमपीएस का योग 1 के बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा सी है ये करेक्ट आंसर रहने वाला है। ये दोनों जो कथन दिए गए हैं दोनों सही हैं। ठीक है, ये भी चैप्टर नंबर 3 से लिया गया है, आय और रोजगार निर्धारण। अगर आप एनसीईआरटी के यूनिट जिसे बोलेंगे, यूनिट 3 से लिया गया है। ठीक है, तो पांचवा क्वेश्चन ये भी उसी यूनिट से है। सी वाई क्या दर्शाता है, जहां सी उपभोग, वाई आय है, तो वो एम पी सी को दर्शाता है। अगर आपको ए पी सी निकालना है तो आपको सी अपॉन वाई करना है, आपका ए पी सी आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहने वाला है। ठीक है, तो ये भी चैप्टर यूनिट 3 से लिया गया है। और ये क्वेश्चन आप हमें कमेंट में बताएंगे और घर पे प्रैक्टिस भी करना है। इसका मैं आपको आंसर बता दे रहा हूँ और आंसर बी है, इसका करेक्ट आंसर है। आप इसे घर पे अपनी कॉपी में करना, क्योंकि न्यूमेरिकल्स इसमें अगर आपको कहीं से भी इसमें नंबर नहीं मिलेंगे, अगर कटेंगे तो भी न्यूमेरिकल्स में कटेंगे। और इसमें कोई भी ज़्यादा कठिन चीज़ें नहीं है, बस न्यूमेरिकल्स हैं। उसमें भी ज़्यादा न्यूमेरिकल्स भी हार्ड नहीं, बस आपको थोड़ा समय देना और थोड़ा दिमाग लगाना है। सारे न्यूमेरिकल्स हलवे की तरह आप कर लोगे। ठीक है, इसमें प्लस माइनस करना ही है, ज़्यादा एलजेब्रा नहीं दिया गया जो आप सोचे इसमें। ठीक है, एक बेसिक मैथ आपको आती है तो आप इसके सारे न्यूमेरिकल्स कर पाएंगे। ठीक है, तो हम छठा क्वेश्चन देखते हैं अब। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और नीचे दिए गए विकल्पों को चुनिए। ठीक है, सही विकल्पों को चुनिए। तो पहला कथन है हमारा, पूर्ण रोजगार स्तर पर उत्पादन को बढ़ाया नहीं जा सकता। दूसरा, पूर्ण रोजगार स्तर पर उत्पादन अधिकतम होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए
हमारा करेक्ट आंसर रहने वाला है। ठीक है, ये दोनों कथन भी सही है और एक दूसरे की व्याख्या भी सही कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। विपरीत रेपो दर क्या है? छठे का क्वेश्चन, ये आप हमें बताएंगे। ऊपर वाला मैंने आपको बताया, ये आप हमें कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, विपरीत रेपो दर क्या है? सातवां क्वेश्चन, अस्फीतिक अंतराल को ठीक करने के लिए केंद्रीय बैंक किसका सहारा लेती है, यानी कि क्या इस्तेमाल करती हो? तो वह सीमांत आवश्यकता को कम कर देगी और जो हमारा नगद आरक्षित अनुपात है उसको भी कम कर देगी, जिससे जो अंतराल है वह ठीक हो जाए। ठीक, तो हमारा क्वेश्चन जो सेवंथ है इसका आंसर डी करेक्ट आंसर रहने वाला है। सेवंथ का डी रहने वाला है। ठीक है, और मैं आंसर की इसके लास्ट वाले पेज में जोड़ दूंगा, अटैच कर दूंगा, यानी कि आप उसमें से देख सकते हैं। अगर आपको कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो बाद में आप देख सकते हैं वहाँ से डाउनलोड करके। ठीक है, और नोटबुक में भी कर सकते हैं। आठवां क्वेश्चन, दिए गए चित्र में ओके क्या दर्शाता है, यानी कि जो चित्र दिया गया है ये हमें क्या दर्शा रहा है? तो ये ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर रहने वाला। न्यूनतम व्यय, जिसमें न्यूनतम उपभोग व न्यूनतम निवेश दोनों शामिल है, ये दर्शा रहा है। ठीक है, नाइन्थ क्वेश्चन, प्रचलन अधिशेष क्या होता है? ठीक है, ये हमें ऑप्शन दिए गए, बताना है प्रचलन अधिशेष इनमें से क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर है, यानी कि लगान, रॉयल्टी, लाभ, ब्याज, लगान, लाभ, कर्मचारियों का पारिश्रमिक, ये सब क्या है? प्रचलन अधिशेष है। ठीक है, 10th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हस्तांतरण भुगतान नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर रहने वाला है। सेवानिवृत्त पेंशन जो है ये हस्तांतरण भुगतान नहीं है। पहले हस्तांतरण भुगतान समझते हैं। आप जो है अच्छा कपड़ा पहन रखा है, अच्छा फ़ोन ले रखा है बिना काम किए, तो क्या आपका हस्तांतरण भुगतान है? आप कुछ भी कमा नहीं रहे लेकिन आपका खर्चा चल रहा है, पानी सब कुछ चल रहा है, तो ये क्या है? हस्तांतरण भुगतान है। जैसे छात्र है, वह पढ़ रहा है, उसको क्या मिल रही? छात्रवृत्ति बिना कुछ करे मिल रही है। ठीक है, सहायता। वैसे वृद्धा अवस्था जो पेंशन है वो भी बिना हमें कुछ किए मिल रही है, इसके बदले में कुछ कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। वैसे दान, दान में हमें क्या, जब आपको कोई दान आप देते होंगे या कोई करता होगा, उसमें देखते होंगे जो दानी है, जो दान कर रहा है वो कुछ कर लेता है, जो दान ले रहा है वो कुछ करता है? नहीं करता, सिर्फ वो दान ले रहा है बिना कुछ किए। तो ये क्या है? हस्तांतरण भुगतान। लेकिन सेवानिवृत्त पेंशन ऐसा नहीं है, ये पहले अपनी सेवा दे रखे हैं देश को, उसके बदले इन्हें पेंशन दी जा रही है। ठीक है, हस्तांतरण भुगतान समझिएगा, जिसे हम बिना कुछ किए जब हम कुछ पा जाए तो हस्तांतरण भुगतान है, लेकिन इसमें पूछा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर रहने वाला है। 11th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। एक वस्तु अंतिम वस्तु या मध्यवर्ती, ये उसके उपभोग पर निर्भर करता है। ठीक है, उदाहरण के सहित समझाइए। अंतिम वस्तु क्या होती है? जिसका उपयोग उपभोक्ता द्वारा लास्ट होता है, उसके बाद उस वस्तु का कोई काम नहीं रह जाता। और मध्यवर्ती जो किसी अंतिम वस्तु को बनाने के लिए यूज की जाती है। जैसे दूध है, आपने दुकान से दूध खरीदा, पी लिया, तो क्या अंतिम वस्तु हो गई? और उसी दूध को आप चाय बना दीजिए, तो क्या मध्यवर्ती वस्तु हो गई। तो उसके उपयोग पर भी निर्भर करता है। तो हमने दूध का एग्जाम्पल लेके समझा दिया। ठीक है, अब हमारे पास 12th क्वेश्चन है। दिए गए चित्र को हमें देखना है। तो पहला हमें क्या पूछ रहा है? OES क्षेत्र क्या प्रदर्शित कर रहा है, यानी कि ए OES वाला जो क्षेत्र है ये क्या प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, तो ये Y हो गया और ये X हो गया। ये हमें बचत दिखा रहा है, मात्रात्मक बचत, और ये हमें राष्ट्रीय आय दिखा रहा है। ठीक है, तो हमें ये वाला पूछा गया है। ठीक है, आप करेक्ट समझिएगा। ठीक है, तो ये जो ऊपर बचत जा रही है, किस में जा रही है? मात्रात्मक में, और यही नीचे जाएगी, ये जी O से नीचे जा रही है, तो क्या है? ऋणात्मक है। तो ये ऋणात्मक बचत प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या पूछ रहा है? ई बिंदु का क्या महत्व है? जो ई है ये क्या महत्व है? ये क्या है? समविच्छेद बिंदु है। ठीक है, ये क्या है? समविच्छेद बिंदु है। और यहाँ पे सी के बराबर y हो जाता है और s के बराबर o हो जाता है। अगर आप चैप्टर पढ़े होंगे तो आपको कंप्लीट समझ आएगा। इस वीडियो में ज़्यादा संभव नहीं है कि मैं आपको ओवर राइटिंग करके दिखा पाऊँ। ठीक है, लेकिन जब मैं इसको अपलोड करूँगा वहाँ पे मैं आपको मार्किंग स्कीम भी देने की कोशिश करूँगा। ठीक है, आप वहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है, तो एक बार फिर से देखते हैं। ये जो OES है क्या दिखा रहा है? ऋणात्मक बचत। और ई क्या है? ये एक समविच्छेद बिंदु है जहाँ C=y हो जाता है और S=o हो जाता है, यानी कि बराबर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। 13वां क्वेश्चन है, हमें कारण बताते हुए समझाना है कि राष्ट्रीय आय के अनुमान लगाते समय हम इन सब
के साथ क्या व्यवहार करेंगे, यानी कि हमें दो सिचुएशन दिया गया है और हमें बताना जब हम राष्ट्रीय आय की गणना करेंगे तो हम इन दोनों को शामिल करेंगे या नहीं करेंगे। आपको आंसर कैसे लिखना है, जैसे सिचुएशन है आपको हाँ या नहीं लिखना है, फिर उसके बाद कारण बताना है, ठीक है। तो कोई कार्यालय है उसके ऊपर हमने रख रखाव पर किया गया व्यय है, तो हम उसे ऐड करेंगे या नहीं करेंगे, तो आंसर है नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि कार्यालय के ये जो कार्यालय है इसके ऊपर जो चीज़ें हैं खर्च की गई हैं सब पहले ही किसी राष्ट्रीय आय में आकलन किया जा चुका हो, यानी कि पहले से शामिल होंगी। अगर हम इन्हें दोबारा करेंगे तो दोहरी गणना की समस्या हो जाएगी, ठीक है, इसलिए नहीं करेंगे। और क्योंकि ये कोई नई चीज़ नहीं बन रही है यहाँ पे, ना तो नया निवेश हो रहा ना तो कोई नई पूंजी निर्माण हो रहा है, ठीक है, इसलिए इसको नहीं करेंगे। बी, कार्यालय के भवन पर एक अतिरिक्त मंजिल का निर्माण किया जा रहा है, तो इसको हम ऐड करेंगे, यानी कि अनुमान लगाते समय इसको हम सम्मिलित करेंगे, ठीक है। क्यों करेंगे, क्योंकि एक नई चीज़ है, ठीक है, क्योंकि ये पहले किसी राष्ट्रीय गणना के समय ऐड नहीं की गई है, ये दोबारा नहीं बनी हुई, तो इसको हम करेंगे। और ये पूंजी निर्माण कर रही है, व्यय कर रही है, इसलिए हम इसको राष्ट्रीय आय के अनुमान लगाते समय शामिल करेंगे, ठीक है। 14th क्वेश्चन एक बार फिर देख लीजिए, ए में हम इसको नहीं करेंगे, इसमें करेंगे, ठीक है। 14th का क्वेश्चन देखते हैं हम। अगर किसी अर्थव्यवस्था में प्रारंभिक जमा 500 करोड़ है जिसमें 1000 करोड़ मूल्य की कुल जमा सर्जित होती है, तो मुद्रा गुणांक का मूल्य आरक्षित अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इसको मैं आपको दिखाता हूँ, रुकिए। 14th क्वेश्चन है रहा, ठीक है। तो प्रारंभिक जमा कितनी है 500 करोड़, कुल जमा 10,000 करोड़ है, ठीक है। ये है हमारा फॉर्मूला, कुल जमा इज इक्वल टू मुद्रा गुणांक इनटू प्रारंभिक जमा। अब हमें क्या निकालना है, मुद्रा गुणांक, तो कुल जमा डिवाइडेड बाय प्रारंभिक जमा, तो इसका हमें आंसर क्या मिलेगा 20 मिल जाएगा, ठीक है। और इसी को 20 को हमें पुट करना है मुद्रा गुणांक निकालने के, यानी कि आर के लिए 1/RR, तो 1/RR से निकल के क्या आएगा 5%, ठीक है। तो ये रहा, इसको मैं टेलीग्राम पे डालूंगा, आप वहाँ से देख के समझ के अच्छे से एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 15, अर्थव्यवस्था में केंद्रीय बैंक द्वारा रेपो दर में कमी कर दी गई है, इसका अर्थव्यवस्था मुद्रा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। पहले आप समझिएगा रेपो दर होता क्या है। किसी भी देश में क्या होती है, केंद्रीय बैंक होती हैं और वो व्यावसायिक बैंक को ऋण प्रदान करती हैं। जब केंद्रीय बैंक व्यावसायिक बैंक को ऋण प्रदान करती है, वो भी कम समय के लिए, छोटे समय के लिए, यानी कि 10 से 15-20 दिन या 1 महीने के लिए करती है, तो रेपो दर कहलाती है। और अगर वही दर जब हम कम कर दें, यानी कि जहां हम 100 रुपये पे 10% ले रहे हैं, यानी कि 10 रुपये ले रहे हैं, तो वहीं हम 1 रुपये लेंगे, तो क्या होगा, सारे बैंकें आ जाएंगी ऋण लेने के लिए, जिससे क्या होगा, अर्थव्यवस्था में जो हमारी मुद्रा पूर्ति है उस पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ेगा और बहुत तेजी से वो बढ़ेगी, बहुत जल्दी मुद्रा पूर्ति हो जाएगी, ठीक है। ये क्या है, ये एक उपकरण है जो केंद्रीय बैंक साख नियंत्रण पर लगाती है। अगर उसको मुद्रा पूर्ति बढ़ानी है तो दर कम कर देगी, अगर मुद्रा पूर्ति घटानी है तो दर को बढ़ा देगी, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए दे रहा हूँ, मुद्रा पूर्ति के मुद्रा विनिमय के माध्यम के रूप में कार्य करती है और इसने बिक्री तथा खरीद के लेन देन को अलग कर दिया है, ठीक है। अब इसे बताइएगा। 16 क्वेश्चन, दोहरी गणना की समस्या से आप क्या समझते हैं, इसे ठीक करने के उपाय। दोहरी गणना क्या होती है, जब हम एक चीज को बार बार ऐड करते जाएं, जैसे कोई चीज है वो अंतिम वस्तु भी है और मध्यवर्ती भी है, उसी को हम ऐड करें, जैसे दूध को हम अंतिम में भी ले लें मध्यवर्ती में भी ले लें, तो इससे दोहरी गणना की समस्या उत्पन्न होगी। हम एक ही मूल्य को बार बार ऐड कर रहे हैं लेकिन कुछ वृद्धि नहीं हो रही है अर्थव्यवस्था में, तो इसे कहते हैं दोहरी गणना की समस्या। और इसे ठीक करने के लिए 2 विधियां हमारी, पहली विधि अंतिम उत्पाद विधि, दूसरी मूल्य वृद्धि विधि, ठीक है। तो ये हो गया। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित आंकड़ों से उत्पादन के मूल्य की गणना करें। तो आइए देखते हैं, एकदम सिंपल है, ज़्यादा कुछ इसमें बड़ा करना नहीं है हमें। तो 16 क्वेश्चन का आंसर हम देखते हैं। हमें उत्पादन मूल्य निकालना है, क्या करना है, कारक लागत पर निवल प्लस मध्यवर्ती उपभोग प्लस मूल्यह्रास प्लस उत्पादक शुल्क, उससे हमें क्या माइनस करना है, आर्थिक सहायता, ठीक है। आप ये सब करेंगे तो आपको निकल के आएगा आंसर इसका 290 लाख रुपए, ठीक है। मैं टेलीग्राम पे दूंगा, आप वहां से करेक्ट देख लीजिएगा और कॉपी में भी कर लीजिएगा, ठीक है। तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 17th क्वेश्चन, ये क्वेश्चन में
स्पेशली आपके लिए दे रहा हूँ, क्योंकि ये प्री बोर्ड और बोर्ड के नज़रिए से बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और ये आप करके बताइएगा, अगर नहीं आता तो कोई बात नहीं, मैं जो इसके ऊपर सेकंड चैप्टर लेके आ रहा हूँ उसमें मैं कवर कर दूंगा, ठीक है। विमुद्रीकरण के कारण एक अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति में काफी कमी आ गई है। दो मौद्रिक नीतिगत उपायों की व्याख्या करें जिससे मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि की जा सके, ठीक है। विमुद्रीकरण का मतलब क्या होता है? डीमोनेटाइजेशन, जैसे नोटबंदी। किसी अर्थव्यवस्था में हमने विमुद्रीकरण कर दिया, वहां की मुद्रा पूर्ति तो बहुत तेजी से घटेगी। हमें अब उसी मुद्रा को पूर्ति में वृद्धि करनी है, तो हम क्या करेंगे? जो हमारे बैंक रेपो दर, SLR दर होते हैं, जो CRR बैंक दर, इन सबको क्या कर देंगे? कम कर देंगे, जिससे मुद्रा पूर्ति ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी, ठीक है। तो हमारा सेक्शन ए होता है खत्म। अब हम यहाँ से सेक्शन बी, भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, देखेंगे, ठीक है। 18वां क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चुनाव कीजिए। पहला कथन है, औद्योगिक विकास के बिना अर्थव्यवस्था विकसित नहीं हो सकती। करेक्ट है। औद्योगिक विकास अर्थव्यवस्था में रोजगार बढ़ाता है, ये भी करेक्ट है, एवं गरीबी की दर को कम करता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर रहने वाला है, ठीक है। अगर आप किसी भी देश से या भारत से ही आप औद्योगिक विकास हटा देंगे तो ऑटोमेटिक रोजगार नहीं मिलेगा, गरीबी आ जाएगी, जिससे देश ऑटोमेटिक डाउन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है। दोनों ठीक है और वह व्याख्या कर रहा है, ठीक है। तो हमारे पास 19वां क्वेश्चन, नियोजन की विशेषताओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी, राज्य का कोई हस्तक्षेप नहीं होता। तो ये गलत है। जब हम कोई नियोजन जब हम किसी चीज़ का नियोजन कर रहे हैं तो उसमें ये थोड़ी है कि राज्य कुछ करेगा ही नहीं, उसकी भी सहायता, वो भी हस्तक्षेप करेगा, वो भी अपनी राय रखेगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर है। अब हम पढ़ेंगे 20वां क्वेश्चन, इसका आंसर देखते हैं। भारत में राजस्व प्रणाली पर उचित नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए अंग्रेजों द्वारा जमींदारी शुरुआत की गई थी। जैसे भारत है, इसके बहुत सारी रियासतें हैं इसके अंदर, ठीक है। और उन सारी रियासतों पे अकेले तो वो नियंत्रण काबू नहीं कर पाएंगे, इसलिए उन्होंने क्या किया? जमींदारी प्रणाली की स्थापना की। उन्होंने हर रियासतों पे एक जमींदार बैठा दिया, जहाँ से वह सारी प्रॉफिट यानी कि लगान कर जो भी वसूलता था वो लाके अंग्रेजों को दे देता था। तो ये करेक्ट है। जमींदार वर्ग को लगान वसूलने और अपने पास रखने की पूरी आज़ादी थी, तो ये गलत है। जो अंग्रेज थे वे जमींदार की स्थापना क्यों किए? जाना उन्हें जो लगान है वो मिल सके। ये थोड़ी कि जमींदार बैठे और जो लगान मिले वो रख लें। तो ये बी गलत है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए ठीक आंसर रहने वाला है इसका, ठीक है। तो 20वें का ए ठीक है, यानी कि पहला वाला ये कथन सही है, दूसरा वाला गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर रहने वाला है। 1960 के दशक में हरित क्रांति के आगमन से पहले भारत खाद्यान्न की आपूर्ति के लिए कौन से देश पर निर्भर था? तो ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका पे हम लोग निर्भर थे, ठीक है। वहां से हम गेहूं मंगाते थे, निर्यात करते थे खाने के लिए, वो भी ऐसी क्वालिटी के जो कोई भी नहीं पूछेगा उसको, ठीक है। जो आज हम फेंक देते हैं, ऐसी चीज़ों को हमें इंपोर्ट करना पड़ा खाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22वां, भारत में प्रथम रेल कब शुरुआत हुई? जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, ये आप मुझे कमेंट करके बताइए। बहुत आसान आंसर है, ठीक है। आपने इसे 10th में भी पढ़ा होगा, ठीक है। 23वां क्वेश्चन है, 1991 में आर्थिक सुधारों ने सार्वजनिक क्षेत्रों की भूमिका में डैश कर दिया। तो क्या कर दिया? कमी कर दिया। जब हम बाहर की कंपनियां लाएंगे, उन्हें निजीकरण देंगे, उदारीकरण देंगे, ग्लोबलाइजेशन होगा, तो जाहिर सी बात है जो हमारे भारत के पहले कंपनियां थी तो उनका क्या होगा? जो भूमिका ऑटोमेटिक डाउन हो जाएगी अगर वो काम ढंग से नहीं करेंगी तो, ठीक है। 24वां क्वेश्चन, शिक्षा का अधिकार अधिनियम वर्ष 2010 में लागू हुआ था। तो ये गलत है, ठीक है। तो इसका हम लिख देंगे गलत है। 25वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा साख का संस्थागत स्रोत नहीं है? तो स्रोत है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है। ये सारी जो व्यावसायिक बैंक, भूमि विकास बैंक, नाबार्ड, ये सब क्या है? एक संस्थागत स्रोत है साख प्रदान करने के लिए, ठीक है। 26वां क्वेश्चन, दो देशों के बीच का व्यापार कहलाता है द्विपक्षीय व्यापार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व व्यापार यानी कि WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन पूर्ववर्ती संगठन है, यानी कि जो WTO है ये किसका उत्तराधिकारी है? पहले हमने व्यापार करने के लिए
वाट WATT का स्थापना की थी, जिसका मतलब व्यापार और परशुल्क पर सामान्य समझौता। लेकिन वे ठीक रूप से काम नहीं कर पाया, जिसके कारण हमने उसको बंद कर दिया और उसी में कुछ इम्प्रूवमेंट की, अच्छी विशेषताएं ऐड की, जिसको आगे चल के हमने WTO के नाम से बनाया। तो कौन सा इसका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर रहने वाला है। तो ये जो WT है वाट का यानी कि WATT का उत्तराधिकारी है। ठीक है। 27वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य नहीं था। तो ऑप्शन नंबर 27 का सी करेक्ट आंसर रहने वाला है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहने वाला 27वें क्वेश्चन का। अब हम देखेंगे सारे यहाँ पे थ्योरी वाले क्वेश्चन है, MCQ खत्म होते हैं। ठीक है। 28वां क्वेश्चन, ये जो बुक है ये मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके लिए, यानी कि इसमें 8 चैप्टर हैं। अगर आपने 8 दिन ये 8 चैप्टर पढ़ लिए, 5-5 घंटे देखे, तो आपसे कोई भी 40 नंबर छीन नहीं सकता, गारंटी है। ठीक है। अगर आपको इकोनॉमिक्स में 90+ स्कोर करना है तो आपको ये बुक स्पेशली पूरी अच्छे से ख़त्म करनी है, क्योंकि इसमें थ्योरी वाला पोर्शन है। ये हमारी मैक्रो बुक जो है उससे कई गुना आसान है। ठीक है, क्योंकि इसमें सारी थ्योरी वाली चीज़ आपको रट भी लेंगे ना तब भी आपको नंबर आने। ठीक है, इस पे विशेष रूप से आप काम करिएगा इस बुक पर। ठीक है, इससे 40 नंबर नहीं छूटने चाहिए किसी भी हाल पे। तो 28वां क्वेश्चन, हरित क्रांति की शुरुआत क्यों की गई थी, ये किस प्रकार किसानों के लिए लाभदायक है। हरित क्रांति की शुरुआत हमें इसलिए की गई थी क्योंकि जब हमारा देश आज़ाद हुआ तब हम अब इतने वो थे कि हमें दूसरों से मैंने बताया था कि खाना मंगाना पड़ता था खाने के लिए। जैसे गेहूं हमने इंपोर्ट किया था, कहाँ से किया था, अमेरिका से किया था। इसलिए हमें हरित क्रांति, पहले हमने क्या सोचा कि पहले हम खदान जो खाने की चीज़ें उनके ऊपर पहले हम काम करें, इसलिए हरित क्रांति की शुरुआत की गई ताकि हमारे खाने पीने की व्यवस्था अच्छी हो सके। ठीक है, इससे किसानों को बहुत सारे लाभ मिले, जैसे उनके आय में वृद्धि हुई, अच्छी फसल, अच्छे बीज मिलने लग गए, जिससे बाहर के जो देश है उनका हस्तक्षेप भी कम हुआ हमारे देश के अंदर। ठीक है, इसलिए हरित क्रांति की शुरुआत की गई। मुख्य रूप से इसमें हमने गेहूं और चावल के रूप पे ऊपर काम किया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आउटसोर्सिंग और कोटा, इन दोनों को आप परिभाषित करना है। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। ठीक है, लेकिन इसका ऑप्शन वाला क्वेश्चन हम करेंगे। इसी के ऑप्शन में क्वेश्चन है, भारत में पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य के रूप में आत्मनिर्भरता के उद्देश्य का वर्णन करें। ठीक है, तो आइए इसको हम देखते हैं। जो हमारी पंचवर्षीय योजना थी, पहले जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो सारी चीज़ें एकदम चरमरा उठी थी, हर फील्ड हमारी बेकार हो चुकी थी। तो हमने पंचवर्षीय योजना बनाई। हमने क्या किया, हर 5 साल आने वाले की प्लानिंग की और हमने डिसाइड कर लिया कि आने वाले 5 साल में हम इस फील्ड पर काम करेंगे। जैसे खेती हुई, औद्योगिक हुआ, सारी चीज़ें होती हैं उनके ऊपर हमने विकास हुआ, शिक्षा हुई, स्वास्थ्य हुआ, 5-5 साल देंगे और उनके ऊपर काम करेंगे। तो ये इनका उद्देश्य था हमारा। ठीक है, इसी में आत्मनिर्भरता का भी वर्णन है। तो आइए उसे हम देखते हैं। आत्मनिर्भर से हमें अभिप्राय है बाहरी सहायता जो है हमारे उनकी आवश्यकताओं को समाप्त करना। जैसे हमें बाहर से जो हम सहायता ले रहे थे उनके समाप्त करना क्या था, आत्मनिर्भरता था। ठीक है, इसलिए हमने आत्मनिर्भरता को एक उद्देश्य बनाया है अपना, जिससे हम अपने घरेलू के जो संसाधन हैं उसको अच्छा और न्यूनतम रूप से प्रयोग कर पाएँ। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, आत्मनिर्भरता का उद्देश्य था। क्वेश्चन नंबर 30 यानी कि 30वें का अब हम आंसर देखेंगे। 1991 में शुरू की गई आर्थिक नीति के अंतर्गत प्रारंभ किए गए सुधारों की चर्चा करें। तो कौन सी नीति थी, LPG यानी कि उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण। इसके अंदर हमने क्या आर्थिक सुधार यानी कि कर के ऊपर जो हमने क्या विशेष सुधार किए जो हम कर लेते थे, इसमें हमें स्पेशली पूछा या आप इसमें उदारीकरण या वैश्वीकरण नहीं कर सकते, इसमें आप करों के ऊपर जो क्या सुधार किए गए उस बताना है। तो हमने जो कर है उसमें कमी की, और जो अप्रत्यक्ष कर हैं उनमें भी हमने सुधार किया, और कर्जदाताओं के लिए करों की प्रक्रिया एकदम सरल बना दी। ठीक है, तो ये कुछ नीति हमने प्रारंभ की थी। 31वां क्वेश्चन, हरित क्रांति और स्वर्ण क्रांति में अंतर। हरित क्रांति मेन रूप से गेहूं और चावल के लिए की गई थी, खाद्य पदार्थों के ऊपर, और स्वर्ण क्रांति जो है ये बागानी फसलों के ऊपर की गई, जैसे सब्जी, फूल। ठीक है, जैविक कृषि रोजगार के कम अवसर सृजित करती है। क्या आप इस कथन से सहमत है? नहीं, हम इस कथन से सहमत नहीं है। ठीक है, जो ये जैविक कृषि रोजगार है ये बहुत सारे रोजगार का अवसर हमें प्रदान करती है।
32वां क्वेश्चन, क्या अंग्रेजों ने भारत में कुछ सकारात्मक योगदान दिए हैं? तो यस, दिए हैं डेफिनेटली। उन्होंने सड़कें छोड़ के गए हमारे लिए, और जो रेलवे हैं, ये सारी चीज़ें उन्होंने दी है हमें, लेकिन ये सब हमें नहीं दी, उन्होंने अपने लिए बनाई थी। ठीक है, कहीं ना कहीं वे अपने जो शासन था अपना उसको बनाए रखने के लिए, अब नियंत्रण पूरे हर क्षेत्र पर बनाए रखने के लिए उन्होंने रेल सड़कों का उद्घाटन किया था। ठीक है, और उन्होंने यूपीएससी जैसे, जिसे हम आज यूपीएससी के नाम पे जानते हैं, उसकी भी कहीं नींव उन्होंने ही रखी थी। ठीक है, कहीं ना कहीं ये चीज़ें हमें फायदेमंद है, क्योंकि वो चले गए तो ये चीज़ें किसके काम आई? हमें ही आ रही हैं। ठीक है, तो इसलिए कहा जाता है कि उनका कुछ सकारात्मक योगदान है, जैसे सड़कें बनाना, सिंपल लिखना, सड़कें, रेलवे, जैसे यूपीएससी तक को छोड़ के जाना, ये सब क्या है? अंग्रेजों के सकारात्मक योगदान है। ठीक है, तो 33वां क्वेश्चन हमें बताना है, सत्य अथवा असत्य, मानव पूंजी निर्माण नवाचार, आविष्कार और तकनीक को सुधार को जन्म देता है, तो ये सही बात है। ठीक है, तो ये सत्य है। ठीक है, पहले हम समझते हैं मानव पूंजी निर्माण। ये एक पॉलिसी है जिसको अमेरिका ने 1960 में ही अपना लिया था। तो इसको हम समझते हैं, किसी भी देश में रह रहे हैं लोग, क्या है? उसके पूंजी हैं। कोई भी देश है, उसमें कोयला, सोना, पैसा, ये सब उसकी पूंजी नहीं है। उसमें जो उसके क्षेत्र के अंदर जो नागरिक रह रहे हैं, वे क्या है? पूंजी है उस देश की। तो ये पूंजी निर्माण जो है, इनके ऊपर हम अगर समय लगाएंगे और इनको अच्छा करेंगे, तो ये क्या है? नवाचार, आविष्कार और तकनीक के सुधार को जन्म देते हैं। ठीक है, जैसे आप इन्हें अच्छी स्वास्थ्य, शिक्षा और कौशल देंगे, तो ये क्या? ऑटोमेटिक आविष्कार, तकनीक को, नई नई चीज़ों को सुधार और जन्म देंगे। ये जाहिर सी बात है। अगर किसी देश में कोई बच्चा पैदा हो रहा है, उसको अच्छे से स्वास्थ्य मिले, अच्छी शिक्षा मिले, अच्छा कौशल यानी कि स्किल मिले, तो ये जाहिर सी बात है भविष्य में चलकर नया आविष्कार, नई तकनीकों को जन्म देगा और सुधारेगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है मानव पूंजी निर्माण। अगर आप भारत से शिक्षा हटा दें, स्वास्थ्य हटा दें और कौशल हटा दें, तो ऑटोमेटिक ये सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी। किसी भी देश से आप ये चीज़ें हटा देंगे तो खत्म हो जाएंगी। तो किसी भी देश के विकास का सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ मानव पूंजी निर्माण होता है। अगर नागरिक ही नहीं है तो क्या, किस बात का सुधार? ठीक है, सेकेंड पार्ट है इस क्वेश्चन का, समझाइए कि शिक्षा में निवेश आर्थिक समृद्धि को किस प्रकार प्रभावित करता है। ये आपके लिए छोड़ रहा हूँ मैं। ठीक है, तो हमने ये वाला भी मैंने करवा दिया और ये आपके लिए छोड़ रहा हूँ, और नीचे वाला भी हम इसी वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो भारत में मानव पूंजी निर्माण की प्रमुख समस्याएं क्या है? किन्हीं तीन के वर्णन करें। बढ़ती हुई जनसंख्या, अगर बहुत सारी जनसंख्या हमारे देश में, जैसे कि भारत और चीन में, तो मानव पूंजी निर्माण कहीं ना कहीं ये सिस्टम फेल हो जाएगा। ठीक है, बहुत सारे जब लोग हो जाएंगे तो आप किन किन को मानव पूंजी निर्माण के लायक बनाएंगे? ठीक है, तो ये पहली चीज़ है। दूसरी, उच्च शिक्षा में कमी। ठीक है, जो हमारे यहाँ शिक्षा है, क्वालिटी, वो थोड़ी कम है। ठीक है, भारत में। और ये जो मानव पूंजी निर्माण है, ये जो प्रक्रिया है, ये दीर्घकालीन है और हमारे यहाँ बहुत धीमी है। ये चल तो रही है, काम तो कर रही है, लेकिन ये बहुत, इसका जो प्रभाव है बहुत लंबे समय के बाद दिखाई देता है। बहुत धीमी प्रणाली है। ठीक है, और देशों के मुकाबले। ठीक है, तो ये कुछ इसकी कमी है, समस्याएं। ठीक है, अब हम 34वां क्वेश्चन देखते हैं। जो भी केस बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, यानी कि पैसेज वाले, आप उन्हें जरूर अटेम्प्ट किए, क्योंकि उसमें फुल नंबर मिलने के चांस रहते हैं। क्योंकि टीचर का माइंड सेट रहता है कि इनमें से जो क्वेश्चन इससे दिए जाते हैं, तो उनका आंसर इसी पैसेज में रहता है, और ज़्यादातर बच्चे ढूंढ के लिख देते हैं। अगर आप प्रेजेंटेशन अच्छे करके आएंगे, एक दो गलती भी है आपकी, तब भी आपको नंबर मिल जाएंगे। तो इसको आप जरूर अटेम्प्ट किया करिए। तो पहला है, ग्रामीण साख प्रदान करने के दो औपचारिक स्रोतों का वर्णन करें। तो जैसे हो गए व्यवसायिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, नाबार्ड, सहकारी बैंक, ये सब क्या है? औपचारिक स्रोत है जो क्या हमें ग्रामीण साख प्रदान करते हैं। ठीक है, भारत में ग्रामीण बैंक संरचना बहु एजेंसी संस्थाओं का एक समूह। ये जो कथन है ये सत्य है। ठीक है, बहुत सारी जो हमारे भारत में बैंकिंग संरचना है, वो क्या कर रही है? बहुत ग्रामीण विकास के लिए लोन प्रदान कर रही है, जैसे व्यवसायिक बैंक, सहकारी बैंक, भूमि विकास बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, ये सब क्या है? बैंकिंग संरचना है जो ग्रामीण लोगों को विकास के लिए ऋण प्रदान कर रही हैं। ठीक है, तो हमारा ये क्वेश्चन होते हैं ख़त्म, और ये पेपर का सॉल्यूशन होता है कंप्लीट। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप बताइएगा, मैं उसे नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा, जिससे हमारी तैयारी अच्छी हो पाए। ठीक है,
तो मैं सैम्पल पेपर क्वेश्चन भी लेके आऊँगा जल्दी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। और ये PDF आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, इसमें मैंने देख लीजिए क्वेश्चन भी अटैच कर दिए, आंसर्स भी इसके। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।